अच्छा, टर्की जो है वो शुरू से ही इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री तो नहीं रहा था, टूरिज़्म की वजह से ही फेमस था। लेकिन रीसेंट पास्ट के अंदर से जब से इनकी रेजिडेंस परमिट की पॉलिसीज़ शुरू हुई तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। और ख़ास तौर पे रिसेंटली फ्रीलांसर्स के लिए जब इनकी ये पॉलिसी अनाउंस हुई कि टैक्स फ्री होगा सब कुछ फ्रीलांसर्स के लिए, उनकी इनकम जो टर्की से बाहर से आएगी तो उस पे टैक्स नहीं होगा। तो उसके बाद से बहुत लोगों के क्वेश्चन आए और इंटरनेट के ऊपर भी ये चीज़ काफ़ी डिबेट हुई कि क्या टर्की ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट की सिचुएशन के बाद क्या एक वायबल ऑप्शन है टूरिज़्म के अलावा रहने के लिए। तो मैं क्योंकि तकरीबन अब साढ़े 4 साल से टर्की में हूँ तो एक चीज़ बड़ी क्लियरली लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। वो अगेन वही बात के एक्सपेक्टेशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, बात की डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए कि अगर कोई शख्स ये सोचता है कि टर्की में हम जाएँगे और ऑल गुड होगा और जितना खूबसूरत टर्की नज़र आता है और उसी में हम रहेंगे और हमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आपकी कोई फ़िक्स्ड इनकम रेडी नहीं है, इनकम स्ट्रीम नहीं है, तो तब डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि यहाँ लोकल जॉब्स नहीं हैं फॉरेनर्स के लिए। फॉरेनर्स क्योंकि इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री भी नहीं थी और ये लोकल्स के लिए खुद एक जॉब्स का प्रॉब्लम है क्योंकि ओवर द लास्ट 3 और 4 इयर्स जो इन्फ्लेशन का क्राइसिस पूरा आया, जिसके ऊपर शायद एक पूरी अलग वीडियो बनानी पड़े कि क्यों ऐसा क्राइसिस आया। उसके बाद से ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई जॉब ना हो और आप बैग पैक्स करके ये सोचें कि हम जाके यहाँ जॉब्स ढूँढेंगे और टर्की का जो टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर और खूबसूरती है वो एंजॉय करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ एक पॉलिसी की वजह से डिसीजन लेना इतना रैशनल नहीं है। तो मैं ये बताऊँगा इस वीडियो में कि कौन लोग हैं जिनके लिए टर्की सूटेबल नहीं है। सबसे पहली बात वो जिनकी इनकम जो है रिमोट नहीं है या ऐसा सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान से उनके रेंट आ रहे हों या उनकी फैक्ट्रीज चल रही हों, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अभी यहाँ आते हैं टर्की में। ऐसी कम्युनिटी आती है, वर्किंग क्लास कम्युनिटी अभी तक यहाँ नहीं आ रही। इस्तांबुल में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके या तो पाकिस्तान से रेंट आ रहे हैं या किसी का बिज़नेस ऐसा है जो टर्की में नहीं है इतना, पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में है, वो है। फिर तीसरे तरह के वो लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में जॉब करते हैं लेकिन उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं, एजुकेशन की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से, मिडिल ईस्ट में वोलेटिलिटी की वजह से। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ आप आएंगे और वॉकिंग करेंगे और सीवी देंगे मिडिल ईस्ट की तरह या डिफरेंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैक्सिमम आपको कोई इंग्लिश की जॉब मिल जाएगी, उसमें भी अगर आपका एक्सपीरियंस होगा। तो पहली बात तो ये कि ये इस क्लास के लोग बिल्कुल भी प्लान ना करें कि टर्की में अगर उनकी जॉब्स और इनकम स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में लोगों को ऐसे सफ़र करते हुए देखा है। दूसरे वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि लैंग्वेज हम कर लेंगे बस हो जाएगा, ये भी एक इशू है। लोगों को मैंने बच्चों की एजुकेशन के बारे में परेशान होता है देखा है, क्योंकि हर शख्स का ये स्टेमिना नहीं है कि वो टर्की स्कूल में, पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को करवाए और ओवर द इयर्स लैंग्वेज सीखें उनके बच्चे भी और वो खुद भी सीखें। क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं वो ईज़ ढूंढते हैं। ईज़ टर्की में इमिग्रेंट्स के लिए शुरू में बिल्कुल नहीं। आप ये समझ लें कि शुरू के 3 4 5 साल ईज़ बिल्कुल नहीं है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ऑफ कोर्स सोसाइटी की ईज़ है, लोग, मौसम, जिस तरह मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और टोटली सेफ सोसाइटी, वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है कि पॉजिटिव्स क्या हैं। लेकिन शुरू में लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए। तो लैंग्वेज का एक सेकंड सबसे बिगेस्ट रीज़न है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है लैंग्वेज के बारे में, तब भी जो है डिसीजन लेने से पहले ज़रूर सोचें कि लैंग्वेज के रिलेटेड चैलेंजेस क्या होते हैं।